नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। हम छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने छत्तीसगढ़ में मारे गए 29 नक्सलियों को शहीद बता दिया और इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया में कांग्रेस का ये बयान शेयर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि नक्सलियों को शहीद कहा जाना दुर्भाग्यजनक है। नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नक्सलियों के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी जिसमें नक्सलियों को मार गिराया गया। 29 नक्सली थे जिन्हें मार गिराया गया। उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। लाखों का इन पर इनाम था। खूंखार नक्सली थे, कई सारी वारदातों में शामिल थे। और सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की नेता हैं, इनका बयान काफी चौंकाने वाला था जिसमें उन्होंने अपने बयान के माध्यम से नक्सली को शहीद बता दिया और अब ये घिरती हुई नजर आ रही हैं। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। ये मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। तो देखिए आप, जहां सुप्रिया श्रीनेत का जो बयान है, और हालांकि उन्होंने घायल जवानों की भी यहाँ पर बात की है, लेकिन अब उनका जो बयान है काफ़ी चर्चा में है और सियासत के बीचों बीच आ चुके हैं सुप्रिया श्रीनेत, क्योंकि उनके जो बयान है वाकई में चिंताजनक है और बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। उमेश, सुप्रिया श्रीनेत, अब चूंकि 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, जवान भी जख्मी हुए हैं, दोनों का ही जिक्र था, लेकिन नक्सलियों को शहीद बता दिया। देखिए, कांग्रेस की फायर ब्रांड नेताओं में से एक है सुप्रिया श्रीनेत और उनका एक बार फिर से ऐसा विवादित बयान आया है। इससे पहले भी आपने देखा है कि ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने मंडी का क्या भाव चल रहा है, इस बयान के बाद वो सुर्खियों पे आई थी। एक बार फिर से शहीदों को, नक्सलियों को शहीद बता दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरीके से हमलावर है और उनके इस बयान को लेकर लगातार प्रहार कर रही है। प्रहार इस पर कर रही है कि कहीं ना कहीं जवानों की इस तारीफ करने की जगह में उन पर प्रहार है, उनके बहादुरी पर प्रहार है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर प्रहार है। इस तरह का जो बयान है वो डिप्टी सीएम अरुण साहब का निकलकर सामने आए और निश्चित रूप से चूंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़ गए हैं। आपको रोकना चाहेंगे उमेश। धनंजय जी, आप जो जवान है, 3 जवान जख्मी हुए थे और 29 नक्सली मारे गए थे। मारे तो नक्सली गए थे, उनको शहीद बता रही हैं सुप्रिया श्रीनेत और उनका यह भी कहना है कि इसकी जांच भी होनी चाहिए। बहुत ही सीरियस भाव में, बहुत ही गंभीर भाव में वो ये बात कह रही हैं। रिएक्शन आपका सर इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रिया श्रीनेत जी के बयान को पूरा सुनना चाहिए और लोगों को सुनाना चाहिए जी। सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहीं भी नक्सलियों को शहीद नहीं कहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं इस मामले में राजनीति नहीं करूंगी और उनको जो जिस प्रकार कल शाम घटना हुई तो मतलब फीडबैक जो आ रहा था, कई सारे चैनल में चल रहे थे कि हमारे कमांडेंट गायब है, जो नहीं मिल पा रहे हैं, 2 लोग घायल की बात हो रही थी, कुछ 18 बाद में सारी चीज फिगर क्लियर। उस दौरान सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जो शहीद हुए हैं और हमारे जो जवान जो घायल हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसमें नक्सली कहां से आ गए? भारतीय जनता पार्टी के पास असल में मुद्दा नहीं है नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की कोई काम बताने के, इसलिए इस प्रकार से बयानबाजी पर झूठा प्रवंडा कर रहे हैं। एक लाइन बता दी जहां सुप्रिया श्रीनेत जी ने नक्सलियों को शहीद कहा होगा या उनके बयान में कहीं नक्सलियों का जिक्र होगा? तो जवान तो सभी सुरक्षित है, जो जख्मी है वो जरूर रायपुर रेफर किए गए, इलाज जारी है। शहीद जवान तो एक भी नहीं है, उनमें संख्या तो एक भी नहीं जवानों की। फिर शहीद किसके लिए इस्तेमाल कर दिया उन्होंने? घटना हुई उस समय कोई भी चीज क्लियर नहीं था। कई सारे टीवी न्यूज में, चैनल्स में अलग अलग ट्रैकिंग चल रहे थे, किसी में कमांडर। अरे तो क्या उनके पास अलग से खबर पहुंच गई? धनंजय जी कैसी बात कर रहे हैं आप?
जो खबर सामने आ रही है उसमें तो एक भी जवान ऐसे नहीं है कि शहीद की कोई भी खबर हो। जख्मी है, गंभीर हालत है, हॉस्पिटल में एडमिट है। शहीद शब्द तो जाहिर सी बात है जवानों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जवान सभी सुरक्षित हैं। ये ना बात को मैं पूरा बात कर लूं। जिस समय ये घटना हो रही थी, मैं भी एक चैनल में परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल था, सब्जेक्ट कुछ और था। वहां मुझे खुद पता चला उस ब्रेकिंग में कि हमारे कमांडेंट संपर्क नहीं पा रहा है, 2 जवान घायल सूचना करके, और नक्सली कितने मारे गए थे उसमें बता रहा था, सब किसी में 14 बता रहा था, किसी में 18 बता रहा था। और उस समय जब कुछ क्लियर था नहीं, किए गए हैं। सुनिए ना, वो तो कल की स्ट्रैटेजी क्लियर आई ना। आपके चैनल में कई सारे खबर उसमें चले तो पुश खबर बहुत सारी चल रही थी। तो कहीं भी सुप्रिया जी ने नक्सलियों को शहीद नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की कारगुजारी को ढकने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक लाइन बता दीजिए नक्सलियों को शहीद कहे होंगे सुप्रिया जी तो। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। अमित जी, आप धनंजय जी तो साफ कर रहे हैं कि उन्होंने एक बार भी नक्सली शब्द नहीं कहा है, बयान को पूरा सुनना चाहिए और ये गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। देखिए, पूरा बयान हमने सुना भी है और पूरा बयान हमने जारी भी किया है। साफ साफ उनसे ये प्रश्न हुआ था कि छत्तीसगढ़ में जो एनकाउंटर हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्हें इतना तो ज्ञात होगा छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर में कौन मारा गया है, कौन नहीं मरा है। जब 29 नक्सलियों के मरने की खबर पूरे राष्ट्र में चर्चा में रही और सारे लोगों ने जवान बलों को बधाई दी और ये कहा कि बहुत शौर्य का काम जवानों ने किया, तो ये सबको पता था नक्सली मारे गए। तो उन्होंने कहा कि जो मारे गए हैं उन शहीदों और कुछ सिपाही भी उसमें घायल हुए, उनको भी मेरी संवेदना। तो दोनों के प्रति उन्होंने जो बात कही है वो बहुत स्पष्ट है। उनको जी बिल्कुल साफ तौर पर सुना जा रहा है। धनंजय जी, इस पर अगर जुबान भी फिसल गई है या गलती से भी कुछ निकला है तो उसको जाहिर सी बात है वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसमें सुधार तो किया जा सकता है ना। मैंने पहले ही कह दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी खुद टीवी में बैठ के अमित चिमनानी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने सिपाही नहीं जवान कहा है। तो जब इनको खुद को नहीं पता पूरी बातें हैं कि किस प्रकार से प्रबंधन फैलाएंगे। उन्होंने जवान शब्द का इस्तेमाल किया है, सिपाही नहीं कहा है पहली बात, और नक्सली शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। तो भाजपा को झूठ बोलना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 10 साल में काम करने में नाकाम हो गए हैं। और ये जब पुलवामा में हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? डिस्कवरी चैनल की शूटिंग करा रहे थे। उस समय उनके पास जानकारी थी क्या? देश के प्रधानमंत्री है। अभी लेटेस्ट जो मुद्दा है, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, 29 नक्सली मारे गए हैं, इनामी 25-25 लाख के इनामी नक्सली भी उसमें शामिल थे। शव बरामद किए गए और शव बरामद किए जाने के पहले, इस खबर के पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह तक कह दिया था कि बीजेपी के शासनकाल में तो फर्जी मुठभेड़ें भी होती है। उन्होंने जवानों की इतनी मेहनत को कि वो जान पर खेलकर पहुंचे और मान में घुसकर नक्सलियों को मारा गया, इसको उन्होंने फर्जी बता दिया था। हालांकि बाद में उसमें सुधार जरूर उन्होंने किया। उसका वीडियो मैं आपको भेज दूं क्या? पूरा वीडियो उस भूपेश बघेल जी की प्रेस वार्ता की पूरी वीडियो कहें तो आपको मैं भेज देता हूं, एक बार उसे चला लीजिएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन काल के दौरान जो 15 साल की जिक्र किया, उसके बाद कवर्धा में जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है उसका जिक्र किया। उन्होंने इस घटना को लेकर नहीं कहा है। अगर आप कहें निवेदन पूर्वक, आप अगर कहें तो मैं पूरे उनके जो 2 मिनट का वीडियो मैंने अभी मंगाया है पत्रकार साथियों से, उस प्रेस वार्ता में मौजूद थे, आप कहें तो 2 मिनट का वीडियो आपके पास भेज देता हूं और पूरा निवेदन करूंगा 2 मिनट का वीडियो आप कंटिन्यू चला दीजिए। और इस देश के गृह मंत्री जी का, इस राज्य के मुख्यमंत्री जी का, राज्य के उप मुख्यमंत्री जी का, राज्य के गृह मंत्री जी का जो झूठा वक्तव्य है ना, वो जनता को पर्दा पास हो जाएगा। झूठा वक्तव्य बता रहे हैं अमित जी। देखिए आप जवाब दीजिए इस पर, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है। क्योंकि आरोप तो पहले बीजेपी ने लगाया कांग्रेस पर, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर, और अब सुप्रिया श्रीनेत भी आड़े हाथों ले ली गई हैं। और ये तो साफ तौर पर कहना है धनंजय जी का कि ये वक्तव्य ही गलत है। कांग्रेस पूरी तरीके से नक्सल समर्थक है। भूपेश जी का बयान, सुप्रिया जी का बयान और इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान, दीपक वैद्य जी भी ये कह रहे हैं कि इसकी सघन जांच होनी चाहिए। अगर मरे हैं नक्सली तो अगर मरे हैं, क्या ये बयान भी झूठा है? एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं ने नक्सलियों के समर्थन में बयान दिया है। कांग्रेस नक्सलियों की समर्थक है। जनता कल जवाब देने जा रही है। जनता इन नक्सलियों के समर्थकों की जमानत जब्त करेगी। जमानत आप ये झूठ बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी का
क्योंकि जो सेना और हमारे सिपाहियों के यार में जो भारतीय जनता पार्टी में झूठ जमानत जब तक राहुल गांधी का हो गया, धनंजय जी, अमेठी से भाग खड़े हुए आपके राजकुमार, मुख्यमंत्री के झूठ का पर्दाफाश करिए। आपके राजकुमार अमेठी से भाग गए, भगोड़ा हो गया, भगोड़े। ऐसे में तो किसी की बात सुनाई ही नहीं देगी। अपने राहुल गांधी की जमानत मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बोले तो वीडियो भेजता हूँ, बोले तो वीडियो भेजता हूँ, और इस भाजपा के नेताओं के झूठ प्रपंच का पर्दाफाश कर दीजिए, क्योंकि ये मजबूती के साथ अपना तथ्य रखिए। झूठ है, झूठे व्यक्ति को देगा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं निवेदन करता हूँ, 2 मिनट का वीडियो है, आप कहे तो भेजता हूँ, आप चलाइए उनको। अरे सर, हमारे रिपोर्टर्स भी वहां पर मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर अरे बुद्धू व्यवसाय झूठ बोलते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी नाकाम प्रधानमंत्री देश के, नरेंद्र मोदी जी नाकाम प्रधानमंत्री है जो देश की जनता के जो आकांक्षाएं को पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए किशन भाई जी झूठ बोल रहे हैं। अरे यहाँ पर आप झूठ चला रहे हैं, धनंजय जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। सुप्रिया सुनीत वो किस जांच की बात कर रही है, फिर किस जांच की मांग कर रही है, किस पर जांच होनी चाहिए, कौन सी जांच करवानी है, आप ही स्पष्ट कर दीजिए। उनका भाव क्या है इस बात का कि जांच होनी चाहिए इस विषय में? 15 साल के रमन शासन काल में जो फर्जी मुठभेड़ हुए, कई मामले में न्यायालय ने संज्ञान में लेकर फर्जी उसको डिक्लेयर किया है। कवर्धा की घटना हो, उसके बारे में भूपेश बघेल जी ने कहा है, लेकिन भाजपा को झूठ बोलना है, दुर्भाग्य कभी का इस प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। नहीं, आप मुद्दे पे तो बात करेंगे नहीं। 2 मिनट का वीडियो चलाइए, भूपेश बघेल जी की प्रेस वार्ता है, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो झूठ बोला उनको माफी मांगना पड़ेगा। इस प्रदेश की जनता बस एक चीज स्पष्ट कर दीजिए धनंजय जी, देखिए चिल्लाने से कुछ नहीं माफी मांगना पड़ेगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक चीज स्पष्ट कर दीजिए, सुप्रिया सुनीत जो जांच की बात कह रही हैं, किस विषय की जांच करवानी है उनको, कहां पर उनको संशय है जो जांच करवाना चाह रही है, वो भाव पहले आप स्पष्ट कर दीजिए यहाँ पर। बस मैं तो भाव स्पष्ट कर दिया हूँ, आप पहले वीडियो तो पूरा सुन लीजिए। बात का बतंगर करना भाजपा नेताओं का काम है। मैं तो 2 मिनट का वीडियो सुनाइए, फिर आपको खुद को समझ में आएगा किस विषय की जांच की बात हो रही है। अगर आपने सुना है तो आप स्पष्ट करिए ना, अभी आपको दे तो रहे प्लेटफॉर्म। मैं तो आपको जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, मेरे कहने से या मेरे नेताओं ने जो कहा उसका झूठ प्रचार लोग कर रहे हैं। आप एक निष्पक्ष मीडिया है, मैं 2 मिनट वीडियो आपको भेजता हूँ, मैं उसको जिम्मेदारी आपको देता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ। विष्णु साय जी झूठे वक्तव्य दे रहे हैं, अरुण साहू जी झूठे वक्तव्य दे रहे हैं, गृह मंत्री झूठे बात कर रहे हैं, इसका पर्दाफाश आप कर दीजिए। अरे सर, आप एक बयान स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबरदस्ती काउंटर करने में लगे हुए सुप्रिया सुनीत को। आप एक बयान स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, भाव स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब क्या है? अमित जी, आप सुन रहे हैं, आप जवाब दीजिए। जो चला रही भाजपा में पार्टी स्पष्ट करिए, चैनल आप भी जब देखते हैं। अमित जी, आप जवाब दीजिए। इनको जरा 1 मिनट अब चुप करा देंगे, सिर्फ चिल्लाते रहेंगे। सीधी बात यह है कि नक्सलियों के मारे जाने से कांग्रेसियों के पेट में दर्द है, क्योंकि ये नक्सलियों के प्रति जिम्मेदार हैं, जनता के प्रति है नहीं। दीपक बैज जी ने भी कहा है, अगर मरे हैं नक्सली लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रिया जी भी जांच की बात करती हैं, नरेंद्र मोदी जी जांच की बात करते हैं, भूपेश बघेल जी फर्जी बताता है काउंटर को, और उसके बाद ये टीवी चैनल पर चिल्लाने नक्सली के समर्थक। सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि नक्सलियों के शव पोस्टमार्टम हुए, बाकायदा तस्वीरें दिखाई गई न्यूज 18 के माध्यम से, पूरे दर्शकों ने देखा, और उसके बाद ये सवाल उठाना कि अगर मारे गए हैं, यही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सोच बता रहा है यहां से कि आखिरकार किस तरीके की सोच है जवानों के प्रति वाकई में, क्योंकि शव बरामद कर लिए गए, लाए गए, अगर शव नहीं मिले होते तो जाहिर सी बात है फर्जी एनकाउंटर ही बोला जाता। लेकिन जिस तरीके से शव बरामद हुए, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद एसपी ऑफिस ले जाया गया, पहचान की गई, बाकायदे स्पष्ट हुआ कि उसमें कौन कौन से किस किस कैडर के नक्सली शामिल थे। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल पहले चरण की वोटिंग, जहां बस्तर सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में। बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला। बीजेपी से महेश कश्यप मैदान में, कांग्रेस से पूर्व मंत्री कवासी लखमा मैदान में है और कांटे की टक्कर मानी जा रही। जैसा कि आपको मालूम है, बस्तर राजनीति का द्वार कहा जाता है और अब डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। बस्तर सीट पर 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला। बीजेपी से महेश कश्यप चुनावी मैदान में है, कांग्रेस से पूर्व मंत्री कवासी लखमा, जो आदिवासियों का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। हालांकि लखमा के ऊपर कई सारे दाग भी लगे, उनके बयानबाजी के चलते वो निशाने पर भी रहे। लेकिन अब देखिए, आप चुनावी मैदान में लखमा बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर देते हुए नजर आएंगे और देखना यह है कि जनता यहां पर किसको चुनती है, क्योंकि कांटे का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। तो आज डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, यानी कि घर घर जाकर आप
निवेदन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई जनसभा या रैली नहीं की जा सकती है। और आज एक दिन और बाकी है क्योंकि कल मतदान होना है। पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। कोंडागांव से भी मतदान दलों को रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होना है। जिले में 298 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ ही मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र भेजा गया। महापर्व कल मतदान होना है पहले चरण का, और यहाँ से मतदान दल की रवानगी हो रही है। हमारे साथ में जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। सर, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है, कितने दलों को किस तरीके? लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में कोंडागांव जिले के कोंडागांव विकासखंड और माकड़ी विकासखंड ये बस्तर लोकसभा के अंतर्गत आता है, जिसमें 19 अप्रैल को जो है मतदान है। यहाँ पे आज 18 अप्रैल को सभी जो मतदान दल हैं उनको रवाना किया जा रहा है। 2 दल हमारे 17 अप्रैल को जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना किए गए थे। शेष दल आज सभी जो है सुबह सामग्री प्राप्त कर रहे हैं, ईवीएम मशीन प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद अपने निर्धारित रूट के अनुसार अपने अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे और कल अपने मतदान का निर्विवाद संपन्न करेंगे। आपके माध्यम से मैं जिले के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है। सर, जिस तरीके से कुछ इलाके अपने जो ज़िले में संवेदनशील भी हैं, तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था से लेके बाकी व्यवस्थाओं को, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुख्ता कदम उठाए गए हैं। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सभी मतदान केंद्रों पे और समस्त जिले के अंतर्गत बनाई गई है, ताकि भय मुक्त एनवायरनमेंट में जो है चुनाव को संपन्न कराया जा सके। सर, महिला कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी है, तो उनको सेफ जोन पर रखा गया है। और पिंक बूथ कितने बने होंगे? 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कि पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के द्वारा मैंड हैं। इसके अतिरिक्त 5 युवा मतदान केंद्र हैं और 1 दिव्यांग मतदान केंद्र है, जो कि दिव्यांगजनों के द्वारा संचालित होगा। जो इसको भी जो है पूरे जिले भर में रखा गया है, तो ताकि, और इसके अतिरिक्त 10 आदर्श मतदान केंद्र भी हैं, जहाँ पे कि जो है आदर्श मतदान केंद्र की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हैं। ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी, जिन्होंने कहा कि मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर दिव्यांग से लेकर युवाओं के लिए भी अलग बूथ तैयार किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल बस्तर सीट पर वोटिंग हो गई। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दंतेवाड़ा जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। दूर दराज के इलाकों और संवेदनशील जगहों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। नक्सल प्रभावित बस्तर में शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती रहता है। चुनाव को चंद समय ही बाकी है, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। अति संवेदनशील क्षेत्र के पहला जत्था रवाना हो रहा है। मैं अपने साथी कहूँगा कि दिखा है, ये मुलेर है, जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ जंगापाल जहाँ ये जा रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि वो मतदान करवाने जा रहे हैं। कितना उत्साह, कितना विश्वास है इस लोकतंत्र के पर्व को में भागीदारी निभाने के लिए, आप बताएं। बहुत उत्साह से हमारे पूरे जा रहे हैं जंगापाल में निर्वाचन और अच्छे से हम लोग मतदान करा जाएंगे। तो आपने देखा कि अच्छे से मतदान करा के आएंगे, और भी साथी हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आप बताएं कि मतदान दल रवाना हो रहा है, प्रथम जत्था है, आप कितने उत्साह है आपके पास? उत्साह है, हम लोग जा करके अच्छा से चुनाव करवाएंगे और अभी निकलने वाले हैं गाड़ी। तो आपने देखा कि ये अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निकल पड़े हैं। यह पहला जत्था है जो मतदान दल रवाना हो रहा है। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। तो देखा आपने, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं जो मतदान कर्मी हैं, जो मतदान कराने के लिए पहुंच रहे हैं, वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दरअसल ये काफी कड़ी सुरक्षा के बीच में सभी पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा डर का माहौल जरूर रहता है, लेकिन इस बार आप देख पाएंगे कि जिस तरीके से फोर्स तैनात की गई है, एक भी डर नहीं। संवाददाता श्रीनिवास जुड़ गए। श्रीनिवास,
आज का दिन बहुत ही खास है, मतदान कर्मी रवाना हो चुके हैं और हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल भी डर का माहौल नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाना है। श्रीनिवास जी बिल्कुल, बस्तर लोकसभा चुनाव को लेकर जो लोकतंत्र के महापर्व को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की जा चुकी है। और रही बात प्रत्याशियों के प्रचार के लिए, तो अब डोर टू डोर जो प्रत्याशी है वो संपर्क कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट के लिए अपील कर रहे हैं। बता दूं, बस्तर संसदीय क्षेत्र में 1957 मतदान केंद्र है। उन्हीं में से 234 जो मतदान के केंद्र हैं अति संवेदनशील है। लगभग 14.5 लाख के आसपास मतदाता है जो कल अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होंगे। दोनों दलों को लेकर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। तो वहीं मतदान को लेकर जो यहाँ के बस्तर के लोग हैं जागरूक भी है और कल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल देश के सबसे बड़े चुनाव में मतदान करना है। तो इसको लेकर कल भी जो लोग हैं सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जगदलपुर विधानसभा में मतदान किया जाएगा और ठीक बस्तर विधानसभा में भी सुबह 7 से 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। बाकी जो 8 विधानसभा है जिसमें चित्रकूट है, कोंडागांव है, नारायणपुर है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, यहाँ पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में जो मतदान का समय दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। सुरक्षा की बात करते तो सुरक्षा की भी माकूल व्यवस्था की गई है। लगभग 80,000 जवानों को तैनात किया गया है। पूरे संसदीय क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जवानों को, जो बॉर्डर इलाके वहाँ पर तैनाती की गई है और साथ ही जो ड्रोन से माध्यम से भी नजर रखी जाएगी। तो कह सकते हैं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी, हालांकि पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे।